हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारा हिंदी साहित्य के जो साहित्य शास्त्र है उसका जो औचित्य सिद्धांत है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। और पीछे से रिवाइज करते हुए आएंगे कि हमने क्या क्या किया है और जो है क्या है, और आज औचित्य सिद्धांत को जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि इसमें क्या है। तो ये हमारी कौन सी इकाई चल रही है बच्चों? इकाई 3 चल रही है हमारी, और भाग कौन सा चल रहा है? 9वां भाग चल रहा है। ठीक है। तो मेरा नाम ज्योति है, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है अभी ज्वाइन किया है फिलर फॉर्म को, उनके लिए बता दूं कि ये हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा ग्रुप है। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। इसमें आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूजीसी की, वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी क्लास तो 12 बजे होती है हिंदी की, लेकिन आपको पता है कि आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट के लिए ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स फर्स्ट पेपर की क्लास जो है वो भी लगाएं, जो 11 बजे और 2 बजे होती है वो भी लगाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एग्ज़ाम भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है, वो तो मैं आपके साथ कंप्लीट करवा ही रही हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये न्यू क्लासेस आपको मिली ही गई है और अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें आपको जो है एक एप्लीकेशन दिख रही है फिलर फॉर्म की। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, फिलर फॉर्म एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हिंदी के नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही है। 5000 MCQ एंड PYQ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है 100% ऑफ में। ठीक है, 100% ऑफ है, आपसे 1 रुपये भी लिया नहीं जाएगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब कुछ मिल रहा है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या है? सिलेबस। अब हमारा सिलेबस क्या है यहाँ पर हिंदी का? इकाई 3 चल रही है हमारी। ठीक है बच्चों, साहित्य शास्त्र का मैंने आप लोगों को काव्य के लक्षण करवा दिए हैं। ठीक है, और काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, तो ये पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को पता है और आई होप आप लोगों को अच्छे से आता होगा। आगे चलते हमने कुछ प्रमुख संप्रदाय किए और सिद्धांत किए। कौन कौन से कर लिए हमने? रस कर लिए, अलंकार भी कर लिया, रीति भी कर लिया, ध्वनि भी कर लिया, और वक्रोक्ति जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वक्रोक्ति सिद्धांत किया था। और आज हम जो है इसका लास्ट जो सिद्धांत है वो करेंगे, उसका नाम है औचित्य सिद्धांत। ठीक है, आज हम औचित्य सिद्धांत पर जो है डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रस निष्पत्ति और साधारणीकरण होगा। तो इस तरीके से हमने अपना ये सारा जो सिलेबस है ये भी कंप्लीट करना है। अब आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? औचित्य सिद्धांत। तो ये है हमारा औचित्य सिद्धांत। अब औचित्य सिद्धांत की हम बात करें बच्चों, उससे पहले जो है मैंने आप लोगों को कितने संप्रदाय बताए हैं? 6 संप्रदाय बताए हैं। ठीक है, सबको पता है ना 6 संप्रदाय क्या क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वो 6 संप्रदाय क्या है। अच्छा, मैंने प्रश्न भी आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि अरस्तु ने औचित्य का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो किस ग्रंथ में किया है? हाँ जी, कमेंट कीजिए किस ग्रंथ में किया है। अरस्तु ने औचित्य का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है पोएटिक्स। ठीक है, तो पोएटिक्स जो है उसमें अरस्तु ने अपना जो है ये जो औचित्य सिद्धांत है इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मोनी हो गए और जॉनी हैं, नाम भी अच्छे हैं आप लोगों के।
ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको जो है ये बोलते हैं कि इनके कमेंट्स नहीं देखे जाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लास लगा रहे हो, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, है ना। जब भी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, तो अच्छा लगता है। तो आप सभी के सभी जो है, बाकी सभी के लिए भी है कि बाकी सभी भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और हर चीज़ का करें, और आपको सब कुछ मिलेगा। देखो, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं तो यहीं दिखाने की कोशिश करूँगी आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको जैसा कि हम लोग जो है वो उसकी बात कर रहे थे कि डिफाइन डिटेल में वक्रोक्ति के जो भेद थे उसमें हम बोल रहे थे डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग उस पुस्तक को पढ़ सकते हो, काव्य शास्त्र की, ठीक है। बस बाकी तो ये है कि सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैम हैं वो आपके जो है कमेंट्स नहीं देखती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, और जो है उन्हीं को देखकर जो है आगे इम्प्रूवमेंट करती हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है औचित्य सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे कि औचित्य सिद्धांत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि 6 संप्रदाय है, तो 6 संप्रदाय में से हम लोगों ने जो है 5 संप्रदाय जो है वो पढ़ लिए हैं, है ना। जो 5 संप्रदाय हैं हमारे, वो 5 संप्रदाय जो है कौन कौन से हैं बताइए। रस संप्रदाय जिसके प्रवक्तक कौन है, भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय जिसके प्रवक्तक कौन है, बामा है। रीति संप्रदाय जिसके प्रवक्तक कौन है, वामन है। ध्वनि संप्रदाय जिसके प्रवक्तक कौन है, आनंदवर्धन है। और वक्रोक्ति संप्रदाय जिसके प्रवक्तक कौन है, कुंतक है, जो हमने पीछे पढ़े हैं। तो ये 5 सिद्धांत आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आगे होंगे। और आज हम जो है औचित्य पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है काव्य की, कि काव्य में जो है माना जा रहा है इन प्रवक्तों के द्वारा कि काव्य में जो सुंदरता है वो उनके संप्रदाय की वजह से है। तो जो रस के प्रवक्तक है भरत मुनि, वो ये मानते हैं कि जो रस है वही काव्य की आत्मा है, और उसके द्वारा ही काव्य में सुंदरता प्रकट की जाती है। अगर वो ना हो तो काव्य कभी भी सुंदर ना दिखेगा। और जैसे अलंकार के जो संप्रदाय प्रवक्तक है वो कौन है, बामा है। तो बामा सोचते हैं कि जो है मेरा संप्रदाय ही क्या है, रस जो है अलंकार ही क्या है, काव्य की आत्मा है। इसी तरीके से रीति को काव्य की आत्मा माना, ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, और वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। लेकिन जब हम अंतिम में पहुंचे तो अंतिम में नतीजा तो यही निकला कि इनमें से कोई किसी को हम जो है परमानेंटली काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये देखने वाली चीज है कि क्या औचित्य सिद्धांत काव्य की आत्मा है। क्वेश्चन है कि क्या औचित्य सिद्धांत जो है वो काव्य की जो है आत्मा है। क्या ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये काव्य की आत्मा है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न हमारे पर, तो इसको हम अब आगे जाके जो है सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं हम औचित्य के अर्थ की, ठीक है। तो आप लोगों ने ये शब्द सुना है औचित्य, और ये शब्द आपने पहले नहीं सुना है मुझे पता है, पर इसका अर्थ समझते हैं हम लोग कि क्या है। अब औचित्य की अगर हम जो है बात करें तो औचित्य शब्द का अर्थ क्या है, उचित का भाव कहा है इनको, ठीक है, कि उचित का भाव ही क्या है, औचित्य है। उचितस्य भाव औचित्यम, ठीक है। तो उचित का भाव क्या कहलाता है, औचित्य कहलाता है। अगर हम सीधे शब्दों में मतलब कहे, अगर हम सीधे शब्दों में बताना चाहें तो क्या कहेंगे हम, ठीक है, क्या बताएंगे कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो वस्तु जो है जिसके अनुकूल होती है उसे प्राचीन जो आचार्य थे उन्होंने उचित कहा, ठीक है। उनके अनुकूल थी वो चीज, वो वस्तु उनके अनुकूल थी, तो उन्होंने उसको उचित कहा। और वो उचित भाव ही क्या है, वही उचित भाव की बात की जा रही है। वो उचित भाव क्या है, वो उचित भाव ही क्या है, औचित्य है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है अगर वो कहीं पर है तो वो क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। मान लो हम काव्य की बात करें, क्योंकि यहाँ पे काव्य के ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो काव्य की बात करें। अब काव्य में कोई शब्द लगा रखा है, अब वो शब्द वहां पे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो शब्द वहां पर उचित नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि उसमें अलंकार डाले हुए हैं और वो अलंकार उसमें इतने अच्छे लग रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो अलंकार उसमें बहुत ही ज्यादा उचित नजर आ रहे हैं,
है ना। तो जो चीज उचित होगी वही क्या होगी, औचित्य होगा। ठीक है, उचित का भाव ही क्या है, औचित्य है। तो काव्य में जो उचित चीजें होगी उसको हम क्या कहेंगे, औचित्य कहेंगे। आगे थोड़ा और अच्छे से बढ़ते हैं इसको कि क्या बताया गया है इसमें। तो क्या है, जो अगर हम बात करें 11वीं सदी की, मतलब अगर हम 11वीं सदी से की शुरुआत की बात करें तो 11वीं सदी की शुरुआत तक जो है 5 संप्रदाय आ चुके थे। कौन कौन से संप्रदाय, रस हो गया, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति, ये आ चुके थे। ठीक है, पर उसके बावजूद भी काव्य का पूरी तरीके से निर्धारण नहीं हो पाया था कि काव्य की आत्मा कौन है या काव्य की आत्मा क्या है। तब उसके बाद क्या आया, औचित्य सिद्धांत आया। ठीक है, और वो कौन लेके आया औचित्य सिद्धांत, बताइए कौन लेके आए औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत जो है क्षेमेंद्र लेकर आए। आचार्य जो क्षेमेंद्र थे वही औचित्य सिद्धांत को लेकर आए जब 5 संप्रदाय आ गए थे उसके बाद। तो उन्होंने उसका अर्थ क्या बताया, अनुरूप और या जांचना, जांचना या फिर अनुरूप उन्होंने माना, किसी चीज को जांचना। जैसे कोई कोई पंक्ति है, ठीक है, काव्य में कोई पंक्ति है और हम उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें ठीक है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है, हम जांच रहे हैं उसको। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि एक शब्द दूसरे शब्द के अनुरूप है कि नहीं है। तो मतलब वो सब जो शब्द का इस्तेमाल उसमें किया गया है वाक्य में, क्या वो उचित है, तो वो उचित भाव ही क्या है, औचित्य है। तो जो वस्तु जिसके अनुकूल होती है, प्राचीन आचार्यों ने उसे क्या कहा है, उचित कहा है। अतः उचित का भाव ही क्या है बच्चों, औचित्य है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको औचित्य क्या है। आगे चलते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने आचार्य सिद्धांत, जो औचित्य सिद्धांत था उसके प्रवर्तक है। ये तो आपको पता चल ही गया कि जो आचार्य क्षेमेंद्र है वो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। यह सिद्धांत आने का जो दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो है दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जितने भी सिद्धांत आए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत औचित्य को माना गया है। आचार्य क्षेमेंद्र क्या लिखते हैं कि औचित्य रसा सिद्धस्य स्थिर काव्यम जीवितम, अर्थात रस सिद्ध काव्य का प्राण औचित्य ही है। ठीक है, मतलब जो रस से भरा हुआ सिद्धांत है, जो रस से भरा हुआ सिद्धांत है वो क्या है, काव्य का प्राण है। और प्राण क्या है, प्राण ही उसका क्या है, औचित्य है एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे काव्य की जो प्राण है उसको क्या कहा गया है, औचित्य कहा गया है। या फिर अगर हम जो है साफ शब्दों में कहो तो रस को यहाँ पर क्षेमेंद्र रस को क्या मान रहे हैं, आत्मा मान रहे। क्या मान रहे बच्चों, यहाँ पर रस जो है उसको आत्मा माना जा रहा है और औचित्य को क्या माना जा रहा है, जीवन माना जा रहा है। देखो ना, बोल रहे ना, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यम जीवतम। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि रस को क्या माना जा रहा है, यहाँ पर रस को यहाँ पर आत्मा माना जा रहा है। ठीक है, और जो औचित्य है, औचित्य को क्या माना जा रहा है, औचित्य को यहाँ पर जीवन माना जा रहा है। ठीक है, तो रस आत्मा है और औचित्य जीवन है। इसे याद रखना कि यहां पर इसको याद रखना अच्छे से बच्चों कि रस क्या है। ठीक है, रस को क्या माना है, यहाँ पे आत्मा माना है और औचित्य को यहाँ पर क्या माना है, जीवन माना है। क्लियर है, रस को आत्मा कह रहे हैं और औचित्य को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जीवन कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। क्षेमेंद्र से पूर्व जो है, मतलब क्षेमेंद्र से पहले भी औचित्य के बारे में बहुत लोगों ने जो है बताया, या बहुत आचार्यों ने जो है मत दिए औचित्य को लेकर। लेकिन अगर हम सही मायनों में कहें तो क्षेमेंद्र एक ऐसे थे जिन्होंने औचित्य को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, अब हम जो है उससे पूर्व के जो थे, उनसे पूर्व के थे जिन्होंने जो है इसको औचित्य को माना है, वो पढ़ते। तो सबसे पहले आ जाते हैं भरत मुनि। ठीक है, कि भरत मुनि ने जो है औचित्य को क्या, औचित्य के बारे में उन्होंने क्या बताया है भरत मुनि ने। तो अगर जो है भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कहीं पर भी औचित्य सिद्धांत की चर्चा नहीं की है। तो ये तो कहीं पर भी उन्होंने अपने सिद्धांत, जो औचित्य सिद्धांत है उसका वर्णन नहीं किया अपने नाट्य शास्त्र रचना में। लेकिन व्यवहार में उन्होंने औचित्य पर ही बल आवश्यक दिया है। अगर व्यवहार की बात की जाए तो उन्होंने औचित्य पर ही बल दिया है। इस पुस्तक में भी उन्होंने कई बार औचित्य तथा अनौचित्य शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि वे काव्य में
औचित्य बनाए रखने के लिए अनौचित्य से बचने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने औचित्य और अनौचित्य जो है दोनों का यहाँ पे बारे में बताया है कि मतलब अनौचित्य के द्वारा उन्होंने जो है औचित्य का ही वर्णन किया है कि उससे बचने की प्रेरणा दी है, तो एक तरीके से उन्होंने औचित्य की ही बात कही है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने बहुत सारी जो है अपनी पंक्तियाँ दी है और उन्होंने उसमें जो है बताया है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि आदेश जो ही विस्तु न शोभा जयति मेखलो रसी बंधे तू हास्य एव प्रजयते। यह उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जिस देश का जो वेश है और जिस अंग का जो आभूषण है उससे भिन्न अंग और स्थान पर धारण करने का शोभा उत्पन्न नहीं होती है। देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा ना कि यहाँ पे मेन भाव क्या है, उचित। उचित, अगर आप जो है अगर कानों के कुंडल है तो आप उसको हाथों में धारण करोगे तो वो शोभा थोड़ी ना पाएंगे। ठीक है, अगर गले का हार है और आप उसको हाथों में डालोगे या पैरों में डालोगे तो वो शोभा थोड़ी ना पाएंगे। ठीक है, वो उचित नहीं होगा क्योंकि उसका स्थान क्या है, उचित नहीं है। मतलब जहां उसे होना चाहिए था वो वहां नहीं होगा, तो उचित का भाव नहीं होगा तो औचित्य भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? उचित के भाव को ही क्या कहा गया, औचित्य कहा गया। तो जो चीज उचित होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, औचित्य कहलाएगी। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से औचित्य समझा दिया। आगे चलते हैं, भामा। अब भामा क्या कहते हैं, भामा की बात करें तो भामा क्या कहते हैं, अलंकारवादी आचार्य है भामा। आप लोगों को सबको पता है कि अलंकारवादी आचार्य है भामा, और उन्होंने जिन बातों को काव्य दोष कहा जाता है, यदि काव्यादि में उनको औचित्यपूर्ण प्रयोग किया जाए तो वे दोष ना बनकर गुण बन जाते हैं। सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से वो बता रहे हैं कि दोष नहीं बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे। अगर किसी चीज में उचित होगा, देखो जब कोई काव्य लिख दिया हमने बच्चों, और वो काव्य लिखने के बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें लिखने के बाद हम उसमें मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। क्या है तो उसमें दोष ही ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन दोषों को करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसको उचित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम उसको उचित बनाएंगे तो वो एक तरीके से उसका गुण ही हो जाएगा, क्योंकि वो काव्य बहुत ही सुंदर नजर आएगा अगर हम उसमें क्या होगा, औचित्य होगा। अगर उसमें उचित जो है, उचित जो है भाव होगा या उचित उसमें पंक्तियां होगी। ठीक है, तो दोष ना बनकर वो क्या बन जाएगा, गुण बन जाएगा। ठीक है, एक स्थान पर वे कहते हैं कि विशेष जो सन्निवेश है और औचित्यपूर्ण जो विधान होने पर दोषपूर्ण उक्ति भी उसी प्रकार शोभाजनक हो जाती है। जैसे सुंदर नारी ने नेत्रों में काजल भी शोभा देता है। अब नारी है, सुंदर नारी है, अगर वो काजल डाल जाएगी तो क्या होगा, उससे उसकी और भी सुंदरता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी जो सुंदरता है वो और है। तो यहाँ पे ये देखो, ये पंक्तियां जो दे रखी है वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, इसे याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और ये पूछ लेते हैं, इसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कांता विलोचन नियत से मली मली मलिमिवाजन में, तो ये जो पंक्ति दे रखी है यहाँ पर, ये बहुत जो है अच्छी तरीके से बता रही है यहाँ पर कि किस तरीके से जो है औचित्यपूर्ण विधान जो है वो दोषपूर्ण उक्ति में भी एक शोभाजनक जो है हो जाता है। अगर आप सही एक सुंदर नारी है और अगर वो अपने सही चीज़ का इस्तेमाल सही जगह करेगी, उचित स्थान पर करेगी, तो वो उसकी जो सुंदरता है वो और भी शोभावित हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर काव्य का इस्तेमाल की बात करें तो काव्य का इस्तेमाल, अगर काव्य के शब्दों में ध्यान दिया जाए, काव्य में अलंकार रस सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए और काव्य की जो है हर चीज़ को देखा जाए कि वो उचित है कि नहीं है, तो अगर वो उचित होगा, उसमें उचित का भाव होगा, तो वही क्या कहलाएगा, औचित्य कहलाएगा। तो जो नयनों में काजल लगता है, अगर वो काजल नयनों में ही लगाया जाए तभी शोभा पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं दंडी। अब आचार्य जो दंडी है उनका क्या मत है, दंडी क्या मानते हैं। आचार्य दंडी ने औचित्य के स्थान पर दोष परिहार शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने दोष परिहार शब्द जो है उसका प्रयोग किया है। ठीक है, अब वो क्या बताते हैं यहाँ पे, दोष परिहार के कारण ही कवि क्या होता है, कौशल होता है। देखो अगर किसी काव्य में दोष होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने दोषों को ठीक करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है।
क्योंकि औचित्य का मतलब बच्चों क्या बताया, औचित्य का मतलब उचित होना, ठीक है। तो अगर उसमें दोष होंगे तो वो उसमें करेक्शन करेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। पर कैसे ठीक करेगा, अगर उसके अंदर कौशल होगा, अगर उसके अंदर स्किल होगी, प्रतिभा होगी उसके अंदर, तो वो उसको ठीक कर देगा। अनुचित संयोग से दोष भी उत्पन्न होते हैं। अगर अनुचित संयोग होगा तो उससे दोष भी उत्पन्न होते हैं। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे अंदर का गुण, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, गुण शब्द में भी औचित्य का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। गुण शब्द में भी औचित्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे गुण ही तो बताया जा रहा है कि जो अनुचित है वो संयोग से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अनुचित होगा तो उससे दोष निकल के बाहर आ जाएंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, गुण होना चाहिए, और उससे हम क्या कर सकते हैं, दोष को पूरी तरीके से हटा सकते हैं, और वही क्या है, औचित्य है। आगे आ जाते हैं रुद्रट। अब रुद्रट क्या कहते हैं, रुद्रट का मानना जो है क्या है, रुद्रट ने क्या कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रुद्रट जो है वो पहले आचार्य रहे हैं। तो संस्कृत के जो काव्य शास्त्र है उसमें रुद्रट सबसे पहले आचार्य रहे हैं, जिन्होंने जो है यशोवमन में पश्चात जो है औचित्य शब्द को स्पष्ट प्रयोग किया है। तो इन्होंने जो है यशोवमन के बाद जो है औचित्य शब्द का जो है प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी रचना जो काव्य अलंकार है उसमें प्रथम अध्याय में ही छंदोचित्य, द्वितीय में उन्होंने रीति और वृत्ति औचित्य, तृतीय में उन्होंने अलंकार औचित्य, पृष्ठ में वक्ता और विषय संबंधी औचित्य, और एकादश अध्ययन में उन्होंने जाति, वर्ष, व्यय, विधा, वित्त, देश, स्थान, पुत्रदी आदि औचित्य के बारे में चर्चा की है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो काव्य अलंकार है उनमें भी औचित्य का अलग अलग तरीके से वर्णन किया। मतलब उन्होंने छंद औचित्य बताया, मतलब छंदों में जो छंद होते हैं, हम जिन काव्य में हम जिन छंदों का प्रयोग कर रहे हैं वो छंद अगर उचित है तो वही क्या है, छंदोचित्य है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। उसी तरीके से अलंकार औचित्य क्या है, अगर सही जगह पे सही अलंकार इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या है, अलंकार उचित जो है तो फिर वो क्या होगा, उचित भाव ही उसका औचित्य कहलाएगा। तो उसको कहेंगे अलंकार औचित्य, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काव्य अलंकार में रुद्रट ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते बच्चों आनंदवर्धन। अब आनंदवर्धन ने क्या कहा है, आनंदवर्धन की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो यशोवमन और रुद्रट है उसके पश्चात आनंदवर्धन ने अपने औचित्य शब्द का जो है उल्लेख किया है। उन्होंने औचित्य शब्द का वर्णन किया किसके बाद, यशोवमन और रुद्रट के बाद। काव्य में सभी तत्वों अलंकार, रीति, वृत्ति, गुण आदि की उपयोगिता ही रस अभिव्यक्तियों में सहायक होने में भी स्वीकार किया। मतलब उन्होंने इन सभी गुणों को स्वीकार किया कि हाँ ये जो है औचित्य है, मतलब ये उचित भाव ही क्या है, औचित्य है। और औचित्य को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है आनंदवर्धन ने माना है। तो जो है स्पष्ट रूप से यही हम बोलेंगे कि रस का भगन होने का कारण ही क्या है, औचित्य है, ठीक है। यहाँ पे रसा व्यक्ति भी हो रही है ना, तो इस तरीके से जो इनका मानना ये भी था कि जो रस है, रस का अगर भगन हो रहा है या रस खराब हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, औचित्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आनंदवर्धन ने जो है औचित्य को स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए जो है कहा है, ठीक है। तो अलंकार, वृत्ति, गुण आदि सभी के उपयोगिता में ये सहायक रूप से उन्होंने स्वीकार किया है। तो इन्होंने भी बिल्कुल जो पुराने थे उनकी तरह ही इन्होंने भी कहा है। आगे चलते कुंतक की तरफ। कुंतक क्या कहते हैं, कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक ने जो है काव्य के दो प्रधान गुणों में से एक औचित्य माना है और दूसरा किसको माना है, सौभाग्य को माना है। एक तो उन्होंने क्या माना है, कुंतक ने औचित्य को माना है, और दूसरा किसको माना है, उन्होंने सौभाग्य को माना है, ठीक है। तो आप इसमें यही जो है लिख सकते हो आराम से कि जो है जो मतलब कुंतक है उन्होंने जो है उसको जो है दो प्रधान गुण के रूप में माना। मतलब एक तरीके से ये वक्रोक्ति के साथ ही इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है वक्रोक्ति सिद्धांत इनके लिए क्या है। तो इस तरीके से, क्योंकि उनके लिए तो आत्मा वही है ना, लेकिन औचित्य में भी उन्होंने अपना डालना है, अपना बताना है, तो वो क्या मानेंगे, वो यही मानेंगे कि ये इसके साथ ही है, ठीक है। तो उन्होंने दो गुण बता दिए औचित्य के कि एक तो गुण जो वक्रोक्ति के अंदर होता है वो पहला गुण क्या है, औचित्य ही होता है कि उचित होना चाहिए, और दूसरा गुण क्या होता है, सौभाग्य होता है।
अब आ जाते हैं भट्टलोलट। भट्टलोलट ने क्या कहा है, इन्होंने महाकाव्य में रस निष्पत्ति के लिए औचित्य को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो महाकाव्य जो है उसमें इन्होंने बोला कि रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति मैंने आप लोगों को बताया है कैसे होती है, विभाव अनुभाव व्यभिचार्य संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, कि जो भरत मुनि के सूत्र है, ठीक है, भरत मुनि ने अपने सूत्र में बताया है कि जो विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, जब उनका संयोग होता है तो उनके संयोग से रस की क्या हो जाती है, निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर महाकाव्य में जो रस की निष्पत्ति है उसी को इन्होंने क्या कह दिया, औचित्य कह दिया, सिंपल सा। ठीक है, राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने गुण और दोषों की स्थिति में कवि के अच्छे विवेक पर बल दिया है। तो राजशेखर ने सबसे ज्यादा बल किस पे दिया है, औचित्य के विवेक पर बल दिया है। अच्छे विवेक नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे औचित्य विवेक आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग औचित्य लिख लो, ये लिखा हुआ है औचित्य, तो औचित्य विवेक पर बल दिया है उन्होंने। गुण और दोष की जो स्थिति है वो कवि के औचित्य विवेक पे बताया है कि अगर कवि के भीतर जो है विवेक है, औचित्य का विवेक है कि उचित तरीके से हम किस तरीके से जो है कहाँ पर गुण और जो है बता सकते हैं, तो वो गुण और दोष की जो स्थिति है वो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, और एक काव्य जो है वो बहुत सुंदर नजर आ सकता है अगर उसमें औचित्य विवेक होगा कवि के अंदर। तो कवि के अंदर ही बताया है इन्होंने औचित्य विवेक। महिम भट्ट क्या कहते हैं, महिम भट्ट ने जो है अपने व्यक्ति जो विवेक है उसमें उन्होंने औचित्य के दो भेदों का उल्लेख किया है, एक है शब्दोचित्य और दूसरा क्या है, अर्थोचित्य। ठीक है, तो एक शब्दों के द्वारा शब्द जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, उचित होने चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग सही टाइम पर सही स्थान पर होना चाहिए, तब वो शब्द औचित्य कहलाएंगे। अर्थों का मतलब जिस शब्द का हमने प्रयोग किया वो अर्थ सही दे तो वो क्या होगा, उचित अर्थ दे तो वो उचित अर्थ ही क्या कहलाएगा, औचित्य कहलाएगा, तो उसको कहेंगे अर्थोचित्य। तो इस तरीके से महिम भट्ट ने शब्दोचित्य और अर्थोचित्य करके दो चीजें बताइए जो उनकी रचना है व्यक्ति विवेक उसमें। आगे चलते बच्चों, आगे आ जाते हैं क्षेमेंद्र और औचित्य। अब जैसा कि आपको पता है कि इसके जो प्रवक्तक है वो कौन है, क्षेमेंद्र है। तो क्षेमेंद्र जो है वो, अगर शिष्य की बात करूं तो क्षेमेंद्र किसके शिष्य है, अभिनव गुप्त के। ठीक है, अभिनव गुप्त जो हम अभी यहाँ आचार्य पढ़ते ही हैं, तो वो अभिनव जो गुप्त है उनके जो शिष्य है वो क्षेमेंद्र है। ठीक है, इतना सा याद कर लो क्योंकि एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको अटेंड कर लोगे कि क्षेमेंद्र जो है किसके शिष्य है, तो वो अभिनव गुप्त के शिष्य है। अब हम बात करते हैं क्षेमेंद्र जो है उनकी रचना जो है औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, तो उनकी रचना यहाँ पे जो है औचित्य विचार चर्चा है वो भी है, उसमें भी अभी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो कंठे मेखल्याय नितंब फलके तारेण हारेण वा पाणो नुपुण बंधेन चरण न्यून पाशेन वा शरण प्रणते रिपो करुणाय नियति के हास्यातम औचित्यम बिना रुचि प्रतिनते नाल कृतरम गुणतम। ये इस तरीके से अर्थात करके बताया हुआ है। क्या बता रहे हैं कि किसी सुंदरी के गले में मेखला, नितंबों में पर हार और हृदय में निपुण, हाथों में जो है नूपुर हो गया और पाँव में क्या है, कयूर। मतलब एक तरीके से क्या बता रहे हैं, सब कुछ ऑपोजिट बता रहे हैं। हाथों में तो वो निपुर डाल रही है, पाँव में वो कैयूर डाल रही है। तो इस तरीके से जो स्थान जिस चीज का है, मैंने कहा ना आपको कि गले में हार डालते, अब गले का हार वो कहीं और डाल रही है, तो वो क्या है, उसका उचित स्थान नहीं है। तो आभूषण जो है हास्य ही उत्पन्न करेगा। अगर वो किसी चीज को किसी चीज को जो है वो गलत जगह पे गलत स्थान पर डालेगी तो वो हास्य ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से जो है शरण में आए किसी भी व्यक्ति पर वीरता दिखाए और दंड देना या शत्रु पर करुणा करना अनुचित ही माना जाएगा। अब शत्रु है, ठीक है, और आप उस पर, आपको पता है वो दुश्मन है आपका, आपको मार सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, आप उस पर करुणा ही दिखा रहे हो। तो करुणा दिखाओगे तो क्या होगा, वो गलत होगा, आप उसको जो है करुणा नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से
सही स्थान पर सही जो है उचित नहीं किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अनुचित कहलाएगा। पर यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, औचित्य की बात की जा रही है। तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होगा लोगों के उपहास का ही पात्र बनेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये तो पागल है, ये तो जो है कैसे कैसे क्या कर रहा है, इसने क्या पहना हुआ है, ऐसा कोई करता है क्या, हाथों की चीज़ें जो है गले में डाल दी, गले की चीज़ें पैरों में डाल दी, तो इस तरीके से कुछ करता है। तो आचार्य शिमेंद्र ने बताया कि काव्य में चमत्कार और चारुता उत्पन्न करने वाला जो प्रमुख कार्य है वही क्या है, औचित्य है। औचित्य कैसे होगा, जब हम सही वस्तु को सही जगह इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ में आई। अब मैंने बताया ना, गले का जो हार है अगर आप उसको गले में डालोगे तभी तो वो शोभा पाएगा। अगर आंखों का काजल है वो आंखों में डालोगे तभी तो शोभा पाएगा। ठीक है, अगर जो है पैरों का नूपुर है अगर उसको पैरों में डालोगे तभी तो वो जो है शोभा पाएगा। इस तरीके से जो भी आपका आभूषण है वो आभूषण अगर आप सही स्थान पर सही उसमें इस्तेमाल करोगे तभी वो शोभा पाएगा और तभी उसकी सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्षेमेंद्र ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी इन पंक्तियों में इसको बताना चाहा है। ठीक है, शिवेंद्र ने अपनी इन पंक्तियों में यही बताना चाहा है कि अगर उनका सही जगह पे उचित जगह पे इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब उचित का भाव अगर नहीं हुआ तो वही जो है वो औचित्य नहीं हो सकता। औचित्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सही जगह पे सही चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, उचित भाव ही औचित्य कहलाएगा। उन्होंने रस की उत्पत्ति का कारण भी क्या बनाया है, औचित्य बनाया, कि अगर रस की उत्पत्ति की गई है या उत्पत्ति हुई है तो वो किसके कारण हुई है, औचित्य के कारण हुई है। औचित्य मतलब अगर हम रस का पढ़ते हैं ना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि, तो अगर वो सही ना होता, अगर विभाव ना होता और जो है अनुभाव ना होता, व्यभिचार्य सही व्यभिचार्य की जगह कुछ और होता तो वो रस की निष्पत्ति कभी नहीं हो पाती। कभी हमें रस का जो स्वाद है या रस का जो आभास है, अनुभूति है, वो हम कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनमें सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ होता। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल हो। तो अगर रस जो है वो हमें इतना भा रहा है और हम बोल रहे हैं कि हाँ हम रस को जो है काव्य की आत्मा बोल सकते हैं, तो क्या रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसमें क्या है, औचित्य है। उसमें जो चीजों का जहां प्रयोग होना चाहिए था वहीं हुआ है, उचित प्रयोग हुआ है, उचित जो है भाव है, इसी वजह से वो औचित्य है। तो क्षेमेंद्र खुद यहाँ रस की उत्पत्ति का कारण भी क्या मानते हैं, औचित्य को मानते हैं। वे रस और औचित्य के संबंध आत्मा और जीव के संबंध में मानते हैं। मैंने बताया था ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, आत्मा और जीव को माना है, मतलब उन्होंने रस को क्या माना है बच्चों, आत्मा माना है। रस को वो क्या मानते हैं, आत्मा मानते हैं, और औचित्य को वो क्या मानते हैं, जीव मानते हैं। जीव मतलब जीवन, औचित्य मतलब जीवन मानते हैं वो उसको। ठीक है, तो आत्मा और जीवन की बात की जा रही, रस आत्मा है और औचित्य जीवन है। सच्चाई तो यह है कि रस और औचित्य एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं, निर्भर है। औचित्य के बिना रस की प्रीति नहीं होती और इसी प्रकार बिना रस के औचित्य की स्थिति भी नहीं है। मेरी बात समझ में आई, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया इन्होंने। तो यहां पर औचित्य में क्या बताया गया है कि जो रस है वो क्या है, आत्मा है काव्य की, और औचित्य क्या है, उसका जीवन है। इसलिए काव्य के अंदर रस और औचित्य दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों होंगे तभी हम एक सुंदर काव्य की रचना कर पाएंगे। तो इस तरीके से रस आत्मा है और औचित्य जीवन है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा जो क्षेमेंद्र बताना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं मम्मट। अब ये क्या है, क्षेमेंद्र पर्वतीय आचार्य, जो मतलब क्षेमेंद्र के बाद आए हैं। पहले पूर्व वाले हमने कर लिए कि जो पहले आए थे, फिर उसके बाद क्षेमेंद्र आए और क्षेमेंद्र ने अपना वर्णन किया, अपने सिद्धांत को जो है काव्य की आत्मा माना। ठीक है, ठीक है, उन्होंने जो है कहा कि काव्य का जो आत्म तत्व मानते हुए ही औचित्य का काव्य का जीवित कहा। ठीक है, जीवन कहा उन्होंने काव्य को। तो इस तरीके से जो है क्षेमेंद्र के बाद जो है पर्वतीय आचार्य आए, फिर उन पर्वतीय आचार्यों ने अपने अपने तरीके से जो है काव्य के बारे में समझाया, काव्य के बारे में बताया। अब सबसे पहले आते हैं मम्मट। मम्मट जो है, मम्मट ने क्या कहा है या मम्मट जो है वो क्या मानते हैं।
तो उनकी दृष्टि में अगर देखा जाए तो औचित्य के आधार पर गुण दोषों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, मम्मट ने शिमेंद्र जितना महत्व औचित्य को नहीं दिया है, जितना जितना महत्व जो है शिमेंद्र ने दिया है इसको औचित्य सिद्धांत को, उतना महत्व मम्मट ने नहीं दिया बच्चों। ठीक है, ये क्लियर कर लो कि मम्मट ने उतना महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में जो औचित्य के आधार पर वही है, यही गुण और दोषों की बात की है, उन्हीं को पहचाना जा सकता है अगर औचित्य होगा तो, क्योंकि औचित्य के आधार पर इनको गुण और दोषों को पहचाना जाएगा और इनकी जो है परीक्षा की जा सकती है। ठीक है, गुण और दोष जो है उससे हम औचित्य जो है, औचित्य से ही उन गुण दोषों को दूर किया जा सकता है, तभी जो है एक काव्य जो है वो सुंदर नजर आएगा। तो मम्मट ने जो है उतना वर्णन तो नहीं किया लेकिन औचित्य को माना है। आगे चलते हैं पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ जो है उन्होंने क्या कहा है? पंडित विश्वनाथ की बात करें तो औचित्य को मर्मट की भांति ही गुण दोषों तक ही सीमित रखा। तो इन्होंने भी कुछ अलग नहीं कहा, बिल्कुल मम्मट के भांति ही विश्वनाथ भी चल रहे हैं और उन्होंने भी गुण दोष को ही महत्व दिया है कि गुण दोषों को हम औचित्य जो है उसी के द्वारा जो है पहचान सकते हैं। अगर औचित्य होगा, उचित का भाव होगा कि हम जो है क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अगर ये चीज़ हमारे अंदर प्रतिभा होगी, गुण होगा, तो हम जो है उसके गुण और दोषों को निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने जो है अनौचित्य को रसभंग करण का कारण जो है वो माना है, रसभरण का कारण माना है। ठीक है बच्चों, आगे इन्होंने जो है अनौचित्य को जो है रस भंग का कारण माना है जगन्नाथ जी ने। ठीक है, इन्होंने जो है बताया है ये जो है ये उन्होंने कहा है कि ये बातें अनुचित है, उनका वर्णित जो है रस का भंग का कारण है। मतलब अगर हम किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो वो क्या कर देता है, रस का जो है भंग कर देता है, उसको भंग करने का कारण करता है, तो वो क्या होगा, अनुचित माना जाएगा। रस को जो भंग कर दे वो क्या है, अनुचित है। तो रस को भंग नहीं करना है, यहाँ पे हमने क्या है, औचित्य लेकर आना है, औचित्य की स्थापना करनी है, औचित्य को बढ़ाना है। औचित्य कैसे बढ़ेगा, जब उसके भीतर रस होगा, तो रस को खत्म नहीं करना है। ठीक है, रस को खत्म नहीं करना, रस होना जरूरी है। तो यहाँ पे रस का भंग का कारण बताया है उन्होंने अनौचित्य। तो एक तरीके से अनौचित्य कहकर वो औचित्य को ही सपोर्ट कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली। तो जगन्नाथ भी यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आ जाते हैं हमारे पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है या उन्होंने जो है औचित्य के बारे में क्या कहा है। तो पाश्चात्य जो हमारे काव्य शास्त्र के जो कवि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, जैसे कि अरुस्तु रहे हैं, लाइजाइनस रहे हैं, हॉरस रहे हैं, उन्होंने जो है अपने अपने तरीके से बताया। तो अरुस्तु ने अपनी जो पोएटिक्स थी, यही प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था और आज भी आप लोगों को एक प्रश्न मिलेगा। और फिर जो है आज मैंने अभी नाम तो नहीं पढ़े हैं लेकिन अभी मैं बाद में देखूंगी तो तब मैं बताऊंगी आप लोगों को कल नाम उनके जिन्होंने आज के प्रश्न का उत्तर दिया होगा। तो और आज भी आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, और एक स्टूडेंट और था और उन्होंने जो है पेड क्लासेस का बोला था। तो पेड क्लासेस अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। और जो है एक उन्होंने ऐसा कहा कि आप लाइव जो है क्विज़ लेना, तो वो मैं ज़रूर लाइव क्विज़ लूँगी हमारे कुछ टाइम के बाद। बिल्कुल जो है फ़ेस टू फेस आकर जो है शुरू हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको लोगों को बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं जो है आपके सामने नहीं आ रही हूँ। बट जल्दी ही मैं जो है बाय फेस आपके लोगों के साथ आऊँगी, सामने आऊँगी और हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। तो जैसे ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे। तो जितने भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो मैं पढ़ती हूँ और मैं जो है सबके कमेंट्स पढ़ के ही आपको अगले दिन उसका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो जिस समय मैं पढ़ा रही होती हूँ तो एक फ़्लो बना होता है, तो मैं नहीं चाहती कि वो फ़्लो टूट जाए। तो एक फ़्लो जो बना हुआ है वो फ़्लो जो है आराम से बना रहे और उसके बाद हम करते हैं। तो बाकी जब जैसे एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे उस टाइम पर हम लोग जब एमसीक्यूज़ करेंगे तो हम साथ साथ में चैट देखते देखते आपका रिप्लाई भी साथ साथ करती रहूँगी। ठीक है, अभी चलते हैं आगे हम लोग।
तो अरस्तु ने अपनी जो पोएटिक्स जो अपनी पुस्तक थी उसमें उन्होंने 4 प्रकार के औचित्य का वर्णन किया और इसी से पता चलता है कि अरस्तु ने भी औचित्य सिद्धांत को माना है। अरस्तु भी जो है औचित्य सिद्धांत को जो है अच्छी तरीके से मानते हैं। आगे बात करते हैं लॉजाइनस। लॉजाइनस जो है उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है ऑन द सबलाइम, जो उन्होंने ऑन द सबलाइम बुक जो है उनकी, उसमें 2 प्रकार के औचित्य का वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने 2 प्रकार के औचित्य का वर्णन किया है और यहाँ तक है बच्चों, ये यहाँ तक है। ये थर्ड वाला नीचे आना था, ऐसे हो रह गया यहीं पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 2 प्रकार के औचित्य का वर्णन लॉजाइनस ने किया। तो इस तरीके से ये भी पता चलता है हमें कि लॉजाइनस ने भी औचित्य को माना है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हमारे हॉरस। थर्ड ये हैं, ठीक है, फर्स्ट ये है अरस्तु, सेकंड है लॉजाइनस और थर्ड हमारे पास कौन है, हॉरस है। तो हॉरस ने जो है उन्होंने अपनी जो काव्य कला है, यहाँ पर जो है आ की मात्रा नहीं आएगी, काव्य जो कला उनके प्रबंध है उसमें भी उन्होंने जो है 3 उपदेश दिए हैं। ठीक है, और उन 3 उपदेशों में से एक उपदेश ये है जो लिखा हुआ है। तो उनकी जो पुस्तक है, क्या है पुस्तक का नाम उनकी, काव्य कला। हॉरस की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, काव्य कला। तो काव्य कला जो है उसमें उन्होंने 3 उपदेश दिए हैं, जिनमें से एक क्या है, काव्य पर औचित्य जो है, काव्य में जो है औचित्य होता है उस पर ध्यान, सदा ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो ये जो है उनमें से एक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें औचित्य नाम भी आया है। तो काव्य में औचित्य पर सदा ध्यान रखना चाहिए और इन्होंने 3 उपदेश दिए, उनमें से एक उपदेश ये है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि ये उपदेश जो है वो किसका है, तो वो वो जो है सच हॉरस का है। और हॉरस ने अपनी जो काव्य कला पुस्तक है, ये प्रबंध है, उसमें ये दिया है। तो काव्य जो कला प्रबंध हॉरस का है उसमें उन्होंने कहा कि काव्य में औचित्य जो है वो सदा ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं औचित्य के भेद। तो औचित्य के भेदों की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि औचित्य के जो भेद हैं वो 27 बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 27 के 27 ही जो है क्षेमेंद्र ने बताएं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, पहले अगर बताएं तो आचार्य जो आनंदवर्धन थे ना, आचार्य आनंदवर्धन ने जो है 6 प्रकार पहले उन्होंने कर दिए थे, उन्होंने 6 प्रकार पहले बता दिए थे। बाद में उसके पीछे अगर देखा जाए तो क्षेमेंद्र ने जो अपनी रचना की थी औचित्य वाली, उनकी जो रचना थी, क्या नाम था उसका, औचित्य विचार चर्चा, उस पर उन्होंने 27 जो है 27 प्रकार के औचित्य बताए थे क्षेमेंद्र ने। ठीक है, तो क्षेमेंद्र ने 27 प्रकार के औचित्य और आनंदवर्धन ने जो है उसमें से आनंदवर्धन ने 6 बताए हैं। 6 किसने बताए हैं, आनंदवर्धन ने बताए हैं। और 21 में कहूँ 21 जो है वो जो है क्षेमेंद्र ने बताए थे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 27 हो गए। इसीलिए क्या है 27 जो है औचित्य जो है वो बताए गए हैं। 6 जो है आनंदवर्धन ने बताए हैं और 21 जो है वो क्षेमेंद्र ने बताए हैं। अब पढ़ते हैं इसको। आचार्य क्षेमेंद्र ने अपनी रचना जो औचित्य विचार चर्चा है उसमें 27 प्रकार के औचित्य बताए हैं, जिसमें से 6 किसके हैं, आनंदवर्धन के हैं और 21 जो हैं वो क्षेमेंद्र ने की है। ठीक है, तो उसमें से जो हम चर्चा करेंगे वो ये 14 हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो है हम इनको बता देते हैं और सीधा शब्दों से ही पता चल रहा है। तो आप ऐसे मत सोचना कि यार हम कितने हार्ड है, कैसे याद करेंगे या इनका मतलब क्या होगा, तो ऐसा नहीं है, शब्दों से पता चला। देखो पदौचित्य मतलब पद की बात की जा रही है। तो आप जैसे कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल बताया जाए कि जिस प्रकार कस्तूरी धारण की हुई जो चंद्रमुखी है या चंदन चर्चित श्यामा सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार एक ही उचित पद युक्त जो सूत्र या सुक्ति होती है वो सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। मतलब अगर कस्तूरी है, कस्तूरी ने जो चंद्रमुखी ने अगर कस्तूरी जो है वो धारण कर रखी है, तो क्या है कि मतलब सही जगह पे सही पद का प्रयोग किया जा रहा है ना, यहाँ पे पदों की बात की जा रही है बच्चों, पदों की। तो जिन जगह पर सही पदों का प्रयोग किया जाएगा तो वो उस चीज़ की शोभा को ही बढ़ाएगा, उसके सौंदर्य को ही बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम काव्य की बात कर रहे हैं, तो काव्य में अगर पदों का प्रयोग सही और उचित तरीके से उचित भाव से किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पदौचित्य कहलाएगा। अगर वाक्य औचित्य में क्या है कि
जो औचित्य होता है उससे निर्मित जो वाक्य होते हैं, वाक्यों की बात करी जा रही है, ठीक है। तो वो वाक्य क्या करेंगे, अगर उन वाक्यों का अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाएगा कि वो प्रशंसनीय हो, मतलब हम बोले कि ये वाक्य कितने अच्छे और सुंदर लग रहे हैं, है ना। आप पानी पी रहे हो तो अब हम सीधे तरीके से बोल रहे पानी पी रहे हैं तो ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं पी पी रहा है पानी, या मतलब किसी और तरीके से या किसी उल्टे ढंग से हम उसको बोलेंगे तो वो चीज़ आधी अधूरी होएगी, वो समझ में नहीं आएगी। तो वो बोलेंगे यार ये कैसे, क्या बताना चाह रहा है। तो सही तरीके से वाक्य को अगर प्रयोग किया जाए उचित ढंग से तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य औचित्य कहलाएगा। प्रबंधो औचित्य क्या होगा, शिवेंद्र का इसमें कहना है, शिवेंद्र इसमें मानते हैं कि संपूर्ण जो प्रबंध है हमारा, ठीक है, प्रबंध मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था जब आप लोगों को वक्रोक्ति करवा रही थी। तो प्रबंध का अर्थ अनुरूप हो तो वह सहृदय के चित्त को भी आकर्षित करता है, ठीक है। अगर जिन प्रबंधों का हम प्रयोग कर रहे हैं अगर वो अच्छा होगा, आकर्षित होगा, तो वो चमत्कार उत्पन्न करेगा और हमारे हृदय तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वो ही अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल इसकी बात करूं, अगर उदाहरण आप लोगों को दूं तो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण पर अगर आधारित जो है वो कौन कौन से हैं आधारित अगर ग्रंथ, तो जैसे कि रामचरितमानस हो गया, दिल को छूता है बिल्कुल रामचरितमानस, ठीक है। रामचंद्रिका हो गया, साकेत हो गया, आदि जो ये है ये सारे के सारे क्या है, प्रबंधोचित्य ही है, जो बहुत सुंदर ढंग से बनाए गए हैं और इसीलिए वो हमें अच्छे लगते हैं। क्योंकि क्या है बच्चे, उसमें उचित भाव है, उसमें सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से वो क्या है, प्रबंधो औचित्य है। तो आप उदाहरण में आप ये भी बता सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। रामचरितमानस का, रामचंद्रिका का और साकेत का, ये वाल्मीकि रामायण में, ठीक है। तो इसका आगे है गुणौचित्य। अब गुणौचित्य में क्षेमेंद्र क्या कहते हैं, गुणौचित्य की अगर हम बात करें तो गुणौचित्य में क्षेमेंद्र का कहना है कि काव्य का गुणों का समावेश अर्थ पर दृष्टि रखकर जो क्या है रखकर रखना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अगर गुण देखो, गुण नहीं होंगे उसके भीतर तो कैसे जो है वो एक सुंदर काव्य की रचना कर पाएगा। तो गुण भी तो उसके अंदर होना चाहिए। अब वो गुण किसी भी दृष्टि से हो सकता है, ओज गुण हो सकता है, माधुर्य गुण हो सकता है, ठीक है, श्रृंगार गुण हो सकता है। तो इस तरीके से गुणों का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद आ जाता है अलंकार औचित्य। अलंकारोचित्य क्या है, अलंकार से प्रयोग होना चाहिए, सही अर्थों पे अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए सही जगह पर। कैसे, जैसे कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इन अलंकारों का प्रयोग अगर सही टाइम पर सही जगह किया गया, भाव यही है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य में क्या आ जाती है, लावण्य आ जाती है, सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, लावण्यता दिखती है उसमें, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उन अलंकारों के माध्यम से हमें रस का जो है रस का पोषण होने लग जाता है, रस हम जो है रस का स्वाद लेने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अलंकारों का प्रयोग जो है उसमें लावण्य प्रकट कर देता है। तो इस तरीके से जो है अलंकारों का प्रयोग होता है, जैसे उपमा, रूपक, ठीक है, उत्प्रेक्षा, इस तरीके से अलंकार, तो उसको क्या कहेंगे हम, अलंकारोचित्य कहेंगे, क्योंकि अलंकारों का उचित प्रयोग किया है। अब है रसोचित्य। रसोचित्य बच्चों क्या होगा, ठीक है, सीधी सी बात है कि जो औचित्य है उसकी प्रदीप्त रस सभी हृदय में व्याप्त होकर उसे ऐसे प्रसन्न करता है जैसे कि जो है वसंत अशोक को अंकुरित करता है। वसंत ऋतु है, ठीक है, और अशोक जो है वहां पर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, उस वसंत का आनंद ले रहा है, तो वो उस रस की अनुभूति कर रहा है, उसे महसूस कर रहा है, तो वो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रस की अनुभूति कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप लोग सुन रहे हैं, तो बहुत लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को जिनको समझ आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, रस का पानी तो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो भी उस रस का ही भाग है, उस रस को ही वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, रस को अनुभव कर रहे हैं, रस
की प्रीति कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसे क्या कहेंगे हम, रसोचित्य कहेंगे। तो जहाँ पर अगर मैंने अपने इस ये जो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, अगर मैंने इसको अच्छे ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है, ठीक है, और उचित ढंग से प्रस्तुत किया है, तो समझने वालों को ये समझ आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, और वो जो है इसका क्या कर रहे हैं, इससे रस की अनुभूति कर रहे हैं, रस ले रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये क्या है, रसोचित्य है। आगे क्या कहेंगे हम, तत्वोचित्य। अब तत्वोचित्य में क्षेमेंद्र का मानना है कि तत्व के जो उचित कथन होते हैं, जो तत्व है उसके उचित जो कथन होते हैं, काव्य निश्चित विश्वास के कारण ही हृदयग्राही बनकर उपयोग हो जाता है, सहृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिनके हृदय में जो है रस की अनुभूति होगी, वो उन तत्वों को, उन चीज़ों को समझ जाएगा, उस कथन को समझ जाएगा। तो वो तत्व क्या है, कथन है, उचित कथन ही तो है। तो वो कथनों को तभी समझ पाएगा जब उसके अंदर क्या होगा, गुण होगा, और सहृदय के अंदर, उसके अंदर उसको पढ़ने की, उसको करने की लालसा होगी। तो वो क्या कहेगा यहाँ पर, तत्वोचित्य कहलाएगा। अब आगे आ जाता है स्वभावोचित्य। स्वभाव मतलब भाव से, सीधी सी बात है, मैंने ये पहले भी शब्द का प्रयोग किया और आपको बताया भी है। तो जब भावों का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए, अब बताओ, मैं जो है पहले जो है किसी और चीज़ की बात कर रही थी, और बीच में बोलते बोलते किसी और चीज़ की बात करने लगी, ठीक है, फिर किसी और चीज़ की बात करने लगी, तो क्या हो जाता है, पूरा जो शब्द है या जो वाक्य है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, और भाव भी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एक भाव बोला, फिर उसके बाद दूसरे में आ गए, तो दूसरे का भाव कुछ और ही था, वो कहीं और ही चला गया, फिर तीसरे का कुछ और था, तो इस तरीके से भाव टूट गया ना, तो भावों का उचित प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्वभावोचित्य है, भावों का उचित प्रयोग ही क्या कहलाएगा, स्वभावोचित्य कहलाएगा। आगे आ जाता है प्रतिभा औचित्य। प्रतिभा को आप गुण औचित्य भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों, गुणोचित्य भी कह सकते हो। प्रतिभा क्या है, गुण है हमारे भीतर का, ठीक है, उसको स्पष्ट करते हुए कि प्रतिभा जो है वो संपन्न कार्य, जो कार्य होता है, लक्ष्मी से सुशोभित या गुणवान पुरुष से निर्मल, जो कुल के सम्मान शोभा पाता है, ठीक है। तो कहीं पे आप उसका चीज कर रहे हो, तो प्रतिभा जो है वो ही सब कुछ होता है, वो गुण ही आपके होता है, और किसी किसी में तो जन्मजात से माना जाता है प्रतिभा हमारे भीतर। तो वो जो है हमारे भीतर है, और हम जो है उसके द्वारा ही एक सुंदर काव्य की रचना करते हैं। तो वो क्या है, प्रतिभा औचित्य है। आगे क्या है, सात्वोचित्य। तो क्या है यहाँ पे, सात्वोचित्य क्या है कि कृति का जो सत्व भाव है या सत्व गुणोचित कथन जो है उसका, ठीक है, वो क्या होता है, चमत्कार जनक होता है। जैसे अगर बताएं तो सुबुद्धि, अनुमोदित, श्रेय, उदार चरित्र होता है। मतलब कोई भी सुबुद्धि वाला है या अच्छी बुद्धि वाला है, तो उसको हम श्रेष्ठ ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरीके से सत्व है, मतलब गुण भी है उसके अंदर, सत्य है, वो गुण है उसके अंदर, तो वो क्या है, सत्व गुण है। तो जो सुबुद्धि वाला है वो क्या होगा, उसका जो चरित्र होगा वो अच्छा ही माना जाएगा। तो इस तरीके से जो सातवां औचित्य है वो भी है। उसके बाद है संगठन औचित्य। संगठन औचित्य क्या है, जब पदों के, मैं कहूँ कि जो पद होते हैं, उन पदों का जो प्रयोग हम करते हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, या पदों की जो सुव्यवस्थित रचना होती है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है। जो पदों की सुव्यवस्थित जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये संगठन होते हैं वो किस पे आश्रित होंगे बच्चों, गुणों पे आश्रित होंगे। ये भी किस पे आश्रित होते हैं, गुणों पे आश्रित होते हैं। इसमें हम अपनी रस अभिव्यक्ति जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे संगठनों औचित्य है। आगे क्या है, नामोचित्य। नामोचित्य में क्या है, काव्य है या जो लोक व्यवहार है उसमें जो नाम होते हैं वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। नामों का काफ़ी महत्व होता है, जो भी नाम उसमें लिया जाता है। अब जैसे कोई किसी को नायिका दिखाना चाह रहा है, तो नायिका के नाम नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो इस तरीके से नायकों का भी काफ़ी इसमें नाम जो है उसी से व्यक्ति के गुणों का आभास हो पाता है। अगर आपको मैं किसी व्यक्ति का नाम बताऊं, आपको उसके गुण की बातें जब मैं आपको बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा ना उसके अंदर गुण क्या है, ठीक है। तभी आपको, जब मैं उसके बारे में डिफाइन करूंगी तभी आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या गुण है। तो वो क्या है, नामोचित्य। फिर है लिंगोचित्य। लिंग में क्या आएगा, संस्कृत के जो तीन जो लिंग होते हैं, परंतु उसमें से जो केवल 2 लिंग है वही माने गए हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो कवि जो है वो स्वाभाविक अर्थ की दृष्टि में अगर लिंग का प्रयोग करता है या उचित ढंग से अगर लिंगों का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, लिंगो औचित्य कहते हैं। उसके बाद है वृतो औचित्य। इसका अर्थ क्या होता है कि किस वस्तु या रस के लिए कौन सा जो वृत्त होता है, वृत्त मतलब क्या होगा बच्चा, छंद बोल सकते हो, ठीक है, वृत्त या छंद कुछ भी बोल सकते हो। तो उनका जब आप प्रयोग कर रहे हो और वो प्रयोग आप सही टाइम पर सही जगह पे कर रहे हो जिसमें आपको जो है प्राकृत अर्थ भी मिल रहा है और रसोचित अर्थ भी मिल रहा है, दोनों चीज़ों पे बल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो वो क्या है, वृत्तो औचित्य। तो इस तरीके से जो 14 औचित्य बताए गए हैं उनको यहाँ पर जो है शिवेंद्र के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है कि क्या औचित्य को काव्य की आत्मा कहा जा सकता है। तो क्या लगता है बच्चों आपको, आपने यहाँ पर सारे संप्रदाय कर दिए, रस संप्रदाय कर दिया, अलंकार संप्रदाय कर दिया, ध्वनि कर दिया, वक्रोक्ति कर दिया, ठीक है। तो आपने सारे संप्रदाय करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या औचित्य को काव्य की आत्मा कहा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि नहीं, अभी भी हम जो है काव्य की जो आत्मा है वो औचित्य को नहीं कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे अगर मैं क्षेमेंद्र की बात करूं जो उसके प्रवक्तक थे, तो क्षेमेंद्र ने बताया कि जिस तरीके से हम किसी आभूषण को या किसी जो वस्तु है उनको गलत जगह पे जो है धारण कर देते हैं तो वो शोभा नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्होंने औचित्य के बारे में बताया कि वो शोभा नहीं पाते, वो अच्छे नहीं लगते। तो उचित भाव ही क्या होता है, औचित्य होता है। तो यहाँ पर जो उसकी बात करूं अगर मैं, तो हमारे पास सारे जितने भी हैं, रस है, ध्वनि, अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, तो ये मतलब इनको काव्य का प्राण कहा गया है। मतलब इनको बोला गया है कि ये इनके बिना जो है काव्य की आत्मा कहा गया है। लेकिन ये क्या है, जीवन, ये काव्य की इनको जो है आत्मा कहा गया, लेकिन ये काव्य की आत्मा नहीं माने जाते। इन्होंने सबने यही बताया कि हमारे अंदर ही है बाकी सिद्धांत, पर हमारा सबसे ज़्यादा ऊपर है या प्रमुख होगा। तो अगर रस में औचित्य होगा तभी वो सुंदर बनेगा। अगर हम रस की बात करें तो अगर रस के अंदर औचित्य होगा तो रस शायद सुंदर नजर आ सकता है। अगर अलंकार में औचित्य होगा तो अलंकार जो आ सकता है। अभी हमने पीछे भेद किए थे ना, तो उन भेदों में भी तो क्या पता चल रहा था कि अगर सभी चीजों के अंदर औचित्य उचित भाव से होगा तो क्या होगा, तभी तो वो औचित्य होगा। उसी तरीके से अगर रस के भीतर जो है औचित्य होगा तो अगर रस के भीतर औचित्य होगा तो रस जो है वो एक सुंदर बनेगा, ठीक है। अगर अलंकार में औचित्य होगा तो अलंकार को सुंदर बनाएगा। अगर रीति में जो है औचित्य होगा तो रीति को सुंदर बनाएगा। वक्रोक्ति में होगा तो वक्रोक्ति को सुंदर बनाएगा। तो जिसके भीतर भी औचित्य होगा वो उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देगा। तो काव्य में जो सौंदर्य तत्व की प्रतिष्ठा जो है वो कर रहे हैं या कर सके अगर हम, तो इस तरीके से की है। तो औचित्य एक व्यापक भाव कह सकती हूँ मैं। मतलब मैं उसको काव्य की आत्मा तो नहीं कहूँगी कि जो है औचित्य काव्य की आत्मा है, ऐसा तो नहीं कहूँगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि औचित्य जो है वो क्या है, एक व्यापक भाव है। औचित्य क्या है, एक व्यापक भाव है। और ये भाव है जो सभी सिद्धांतों के अंदर व्याप्त होता है, ठीक है। ये सभी सिद्धांतों के अंदर व्याप्त होता है, इसका होना अनिवार्य है, ये जरूरी है। अगर रस के अंदर होगा तो रस सुंदर नजर आएगा, अगर अलंकार के अंदर होगा तो अलंकार सुंदर नजर आएगा, वक्रोक्ति के अंदर होगा तो वक्रोक्ति, रीति के अंदर होगा रीति, और जो है ध्वनि के अंदर होगा तो ध्वनि। तो इस तरीके से जो हमारे पिछले 5 अलंकार है उनके भीतर अगर औचित्य होगा तभी वो जो है अच्छा और सुंदर प्रतीत होगा और हम एक सुंदर काव्य की रचना कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम काव्य की आत्मा औचित्य को भी नहीं मानते हैं, लेकिन अगर औचित्य सबके भीतर होगा तो जरूर वो काव्य की आत्मा कहला सकता है। तो औचित्य क्या है, एक व्यापक भाव है जो सभी सिद्धांतों में व्याप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है प्रश्न। तो बच्चों आपका जो प्रश्न है तो आपका जो प्रश्न है आगे होमवर्क में, वो आपके होमवर्क में जो आपका प्रश्न आपको दिया जा रहा है वो ये है कि किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए, किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी है। अगर आप चाहो तो अभी आंसर दे सकते हो,
जिसको आता है वो अभी आंसर दे दीजिए मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं सीधा उनका नाम ले लूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कमेंट्स वगैरह, तो मैं कमेंट्स देखूंगी तो मैं बता दूंगी। तो जिसको भी आंसर आता है तो वो आंसर दे सकता है कि किस आचार्य के सिद्धांत को जो है रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी है। जिसने ना रस निष्पत्ति पढ़ा होगा उसको इसका आंसर आता होगा, उसको आता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं आपकी जो है कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी, आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगी। जो भी आपको जो है प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था औचित्य सिद्धांत वो यहीं पे समाप्त होता है, और जो कल की क्लास हमारी होगी वो क्या होगी, वो हमारी रस निष्पत्ति जो है हम शुरू करेंगे, और अगर साधारीकरण भी कर सकेंगे तो वो भी ज़रूर साथ में ही कर लेंगे। तो कल हम ये करेंगे, और फिलहाल के लिए जो है हमारा यहीं पे जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। तो हैव अ नाइस डे, बाय, राधे राधे, और आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। धन्यवाद, थैंक यू।